हाँ जो और बस ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित अध्ययन कर लिया है। आज हम जो है अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। अरब आक्रमण की शुरुआत कब हुई, किसने किया, कहाँ किया, इसके क्या प्रभाव पड़े, ये सब चीजों का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत पर जो जितने मुस्लिम आक्रमण हुए उनमें सबसे पहला आक्रमण था अरबों का। किसका आक्रमण था? अरबों का आक्रमण था। अब बात आती है कि अरब थे कौन, कहां से आए थे। तो हम देखते हैं कि अरब जो है, अरब सागर के जो तटीय देश है उस एरिया को अरब क्षेत्र कहा जाता है। और वहां पर जो है विभिन्न कबीले रहते थे, बहुत सारे कबीले रहते थे। उनका कोई स्थायी देश नहीं था। उस संपूर्ण क्षेत्र को जो है अरब क्षेत्र कहा जाता था। वहां पर छोटे छोटे कबीले थे और वहां की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी जैसे कि हमारे राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है और रेगिस्तानी एरिया है। वहां पर जो है पानी की बहुत कम मात्रा है, वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। तो वहां पर खेती करना बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही न्यून मात्रा में खेती की जाती है। तो वहां के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो है पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। पशुपालन के साथ वो व्यापार भी करते थे। क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो मुख्य रूप से उनका जो धंधा था पशुपालन और व्यापार था। और इसके अलावा उनके बीच में जो है विभिन्न कबीले हैं, उनके बीच में आपस में पशुओं को लेकर या व्यापार को लेकर उनमें आपस में संघर्ष होता रहता था। उनकी जो धार्मिक मान्यताएं जो है अलग अलग थी और विभिन्न जो है देवताओं को पूजन करते थे। तो अरब क्षेत्र की जो है उस समय ये कंडीशन थी। लेकिन बाद में वहां पर मोहम्मद साहब का उदय होता है और मोहम्मद साहब जो है एक नया धर्म वहां पर चलाते हैं। और नया धर्म जो है, नए धर्म के अंतर्गत जो विभिन्न कबीले हैं वो एक हो जाते हैं। पहले जो है अलग अलग कबीले अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले थे, लेकिन जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म चलाया तो वो वहां के जो अरब क्षेत्र के जो सारे कबीले थे वो मोहम्मद साहब के चलाए धर्म को मानने लगे। तो इस प्रकार उन सब कबीलों में एकता की भावना आई, एकता की भावना आई और धार्मिक जोश आया। इसके बाद मोहम्मद साहब के बाद जो है मोहम्मद साहब के टाइम में अरब क्षेत्र का जो है एकीकरण हो गया था। लेकिन बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे जिनको हम खलीफा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खलीफा बोलते हैं। और खलीफा जो है, खलीफाओं के काल में इस्लाम का जो प्रसार है वो आपके एशिया, अफ्रीका और यूरोप क्षेत्र में हुआ। एशिया, अफ्रीका और यूरोप क्षेत्र में हुआ। तो इस प्रकार इस्लाम का बहुत ही बड़ी मात्रा में विस्तार हुआ। तो इस विस्तार की सीमा में जो है उनका भारत की सीमाओं से जो है भारत की सीमाओं पर इस्लाम का जो है प्रसार बढ़ने लग गया। उनका जो इस्लाम का जो क्षेत्र है वो भारत की सीमाओं तक आ गया, भारत की सीमा तक आ गया। तो वहां पर जो लोग हैं, वहां के जो अरब लोग हैं वो चाहते थे कि भारत में भी इस्लाम का प्रसार किया जाए, भारत में भी इस्लाम का प्रसार किया जाए। लेकिन इस्लाम के प्रसार से पहले जो हम बात करते हैं कि इस्लाम के उदय से भी अरबों का भारत से संबंध था, लेकिन वो आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए। यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में नहीं आए, वो एक व्यापारी के रूप में आए। किसके रूप में आए? एक व्यापारी के रूप में आए। और भारत और अरब के बीच में जो है व्यापार चलता था। भारत और अरब के बीच में जो है व्यापार चलता था। और अरब व्यापारी जो है भारत से जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले जाते थे और उनको लेकर रोम, यूरोप में तक जाते थे। और उसमें जो है जो साम्राज्य जो महत्वपूर्ण था वो रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य वहां पर वो वस्तु ले जाते थे, वहां की वस्तुएं जो है वो भारत लाते थे। इसके अलावा भारतीय व्यापारी भी अरब क्षेत्र में जाते थे। तो इस प्रकार ये बात नहीं है कि अरबों का जो पहला संपर्क है उनके आक्रमण से हुआ। अरबों का और भारत के लोगों का जो संपर्क पहले से ही था, लेकिन वो एक व्यापारिक संबंध था। वो भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र पर जो बंदरगाह है वहां पर आते जाते थे और वहां पर जो है व्यापार करते थे। और लेकिन जब वो व्यापार करते थे तो उन्हें भारत की जो संपन्नता है उसका एहसास हुआ, भारत की संपन्नता का एहसास हुआ। और जब वो अरब राजनीतिक शक्ति के रूप में बदले तो उन्होंने भारत की संपन्नता को हासिल करने का प्रयास किया, भारतीय संपन्नता को हासिल करने का प्रयास किया।
और उन्होंने भारत पर जो है आक्रमण करना शुरू किया, भारत पर आक्रमण करना शुरू किया। और लेकिन उनके शुरुआती आक्रमणों में जो है उन्हें सफलता नहीं मिली, उन्हें शुरुआती आक्रमणों में उन्हें सफलता नहीं मिली। और उन्होंने जो है भारत के पहले, सबसे पहले जो बात की जा रही है कि सबसे पहले अरबों ने जो है आक्रमण कहां पर किया भारत में, तो सबसे पहले उन्होंने आक्रमण किया था थाना पर। कहां पर किया था? थाना पर। थाना जो मुंबई के करीब है, वहां पर जो है उन्होंने आक्रमण किया था अरबों ने, लेकिन वो असफल हुआ, वो असफल हुआ। लेकिन फिर भी जो है वो बार बार भारत पर आक्रमण करते रहे और प्रयास करते रहे। लेकिन बाद में एक सेनापति था, अरबी सेनापति था, उसका नाम था वीहीटी। क्या नाम था? वीहीटी। वीहीटी। उसने आक्रमण किया और वो जो है अपने आक्रमण में सफल भी हुआ, अपने आक्रमण में वो सफल भी हुआ। और उसने जो है सिंध का एक पार्ट था मकरान। अच्छा अच्छा। सिंध का एक पार्ट था मकरान, उस पर अधिकार कर लिया। सिंध का एक पार्ट था मकरान, उस पर उसने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार ये पहली बहुत बड़ी जीत थी। तो इस जीत से अरबों को प्रोत्साहन मिला, अरबों को प्रोत्साहन मिला। और उन्होंने जो है भारत के जो है और भाग को जो है जीतने का प्रयास किया। लेकिन ये छोटे मोटे आक्रमण थे। अब जो है हम अरबों के बड़े आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ उस काल की परिस्थितियां या उसके जो रीजन कि उस काल में क्या ऐसा हो गया कि जो है अरबों को जो है आक्रमण करना पड़ा, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो है वीटी तक जो है ज्यादा बड़े आक्रमण नहीं थे, लेकिन विस्तृत जो आक्रमण किया था उसके बारे में हम जानेंगे। तो उसमें जो है कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि अरब लोग जो है भारत में भी जो है आते जाते रहते थे। आसपास के जो द्वीपीय देश थे भारत के पास में, वहां पर भी आते जाते रहते थे। तो उस समय श्रीलंका से भी वो व्यापार करते थे, श्रीलंका से भी वो व्यापार करते थे। श्रीलंका में अरबी लोग रहते भी थे। तो उस समय क्या हुआ, एक जो है एक जहाज की दुर्घटना में, जहाज की समुद्री दुर्घटना हुई और जहाज में कुछ जो अरबी व्यापारी मारे गए, अरबी व्यापारी मारे गए। और उनमें जो है श्रीलंका का जो राजा था उसने क्या किया कि जो अरबी व्यापारी मारे गए उनके परिवार वालों को, बच्चों को, जो उनकी सामग्री थी, जो उनकी जो रहने खाने की सारी सामग्री थी, सोना चांदी जो भी इनको जो संपत्ति थी, उन सबको भर के एक 5, 7, 8 जहाजों में भर के जो है जो उस समय ईरान का गवर्नर था, ईरान का गवर्नर था हज्जाज। क्या नाम था? हज्जाज। उसके पास भेजे, उसके पास भेजे। लेकिन सिंध के पास जो है कुछ समुद्री लुटेरों ने, सिंध के पास कुछ समुद्री लुटेरों ने जो है इन जहाजों को लूट लिया, इन जहाजों को लूट लिया। इससे जो है हज्जाज बहुत ही आक्रोशित हुआ और उसने जो है इसका बदला लेने का निश्चय किया। अब बदला किससे लेगा कि जो ये जहाज लूटे गए वो सिंध क्षेत्र में लूटे गए। किस क्षेत्र में लूटे गए? सिंध क्षेत्र में। और सिंध क्षेत्र में जो है उस समय जो शासक था वो था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। दाहिर नाम का शासक था। तो उसने जो है उन्हें हर्जाने की डिमांड की, लेकिन दाहिर ने जो है हर्जाने की क्षतिपूर्ति करने से मना कर दिया। ठीक है। तो फिर बाद में उसने जो है आपके हज्जाज जो गवर्नर था आपके ईरान का गवर्नर था। और उस समय जो एक और सवाल पूछा जाता है कि उस समय खलीफा कौन था, तो कौन से वंश के खलीफा थे? तो उस समय जो उमैया वंश के खलीफा थे। कौन से वंश के थे? उमैया वंश के जो है खलीफा उस समय शासन कर रहे थे। पहले जो है हम देखते हैं कि पहला खलीफा अबू बकर था, उसके बाद में उमर, उस्मान और अली। उमर, उस्मान और ये जो है खलीफाओं की सीक्वेंस है। उसके बाद में जो अली था उसके पुत्र हसन को मार के जो है मुआविया नाम का व्यक्ति था, उसने जो है खिलाफत का अधिकार कर लिया और एक नए वंश की स्थापना की, उसका नाम था उमैया। क्या नाम था? उमैया। तो कई बार ये सवाल पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कि जो है भारत पर जो अरब आक्रमण हुए थे उस समय कौन सा खलीफा का वंश था? तो उमैया वंश। और उसमें जो आपके ईरान का गवर्नर कौन था? हज्जाज। तो ये पूछा जाता है। तो हज्जाज ने क्या किया कि दाहिर से बदला लेने के लिए जो है अपने 3 सेनापतियों को जो है उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा।
3 सेनापतियों को आक्रमण करने के लिए भेजा। किस पे आक्रमण करने के लिए भेजा? दाहिर पर। दाहिर पर जो है आक्रमण करने के लिए भेजा। वो 3 सेनापति थे, उनमें पहला तो जो है अल हज्जाज जो ईरान का गवर्नर है वो अपने 3 सेनापति को भेजता है, जिनमें एक था उबैदुल्ला, क्या नाम था, उबैदुल्ला और बुदेल। एक का नाम था उबैदुल्ला और दूसरा था बुदेल। उनको भेजता है, लेकिन इन दोनों सेनापतियों को जो है दाहिर मरवा देता है, इनको पराजित करके मरवा देता है, उबैदुल्ला और बुदेल को। फिर बाद में जो है जिस सेनापति को भेजा जाता है उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को भेजा जाता है। ये अल हज्जाज का दामाद भी था और भतीजा भी था, दामाद और भतीजा दोनों था। और ये जो है आपके आक्रमण करता है भारत में। सबसे पहले जो है वो आक्रमण करता है आपके रावर पर। किस पर आक्रमण करता है? सॉरी, रावर नहीं, देवल पर आक्रमण करता है। और देवल पर उसमें जो है दाहिर का पुत्र जैसा तैनात रहता है। जैसा और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जबरदस्त युद्ध होता है, लेकिन उस युद्ध में जैसा हार जाता है और वो पराजित होके वहां से भाग जाता है। जब दाहिर को इस बात की सूचना मिलती है तो वो जो है ब्राह्मणवाद, जो सिंध की राजधानी थी, वहां से आगे निकलता है और रावर नामक स्थान पर आता है। और मोहम्मद बिन कासिम भी जो है वहां से निकल के आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे सहवान है या जो पश्चिमी सिंध के जो छोटे छोटे सूबे थे, उनको जीतता हुआ रावर पहुंचता है। और 712 में रावर में 712 में दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में भयंकर युद्ध होता है, जिसे रावर का युद्ध कहा जाता है। और युद्ध में जो है दाहिर लड़ता हुआ मारा जाता है और आपके रावर पर उनका अधिकार हो जाता है। रावर के बाद में जो है मोहम्मद बिन कासिम जो है ब्राह्मणवाद की तरफ बढ़ता है। ब्राह्मणवाद में जो है जो किले की औरतें थी, जिनमें दाहिर की जो पत्नी रानी बाई है वो भी शामिल थी, उसके नेतृत्व में जो है मोहम्मद बिन कासिम का जो है सामना करने का निर्णय किया जाता है। लेकिन वो बाद में उनसे पार नहीं पा पाते हैं और बाद में अपने सतीत्व की रक्षा के लिए रानी बाई के नेतृत्व में महिलाओं ने जो है जोहर कर लिया। क्या कर लिया? जोहर कर लिया। लेकिन दाहिर की जो 2 पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमल देवी, वो मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लग गई। और फिर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, दोनों पुत्रियों को और जो कुछ दासियां वगैरह थी उनको जो है खलीफा को उपहार स्वरूप जो है दमिश्क भेज दिया। उसमें राजधानी दमिश्क थी, खलीफा की राजधानी दमिश्क थी, वहां पर भेज दिया ताकि खलीफा खुश हो जाए। तो इस प्रकार जो है सिंध पर जो है आपके मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। अब बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम का बाद में क्या हुआ, तो इसके बारे में उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में 2 कहानियां प्रचलित है, एक तो चचनामा की है और एक इलादुरी का जो ग्रंथ है उसमें वर्णित है। चचनामा में जो वर्णित है उसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है आपके दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या देवी और परमल देवी को खलीफा के पास में भेजता है उपहार स्वरूप। लेकिन जब वो खलीफा पास पहुंचती है तो खलीफा उनसे शादी करना चाहता है, लेकिन सूर्या देवी और परमल देवी कहती है कि हम जो है आपसे शादी करने के लायक नहीं है। तो खलीफा पूछता है कि क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि उसने पहले ही हमारा सतीत्व भंग कर दिया है। तो उससे बहुत गुस्सा आया और उसने जो है आदेश निकाला कि मोहम्मद बिन कासिम को जो है बैल की कच्ची खाल में जो है सिलवा के उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो फिर बाद में मोहम्मद बिन कासिम को जो है बैल की कच्ची खाल में सिलवा के जो है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है।
जिसमें बाद में दम घुटने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके द्वारा जो मिलादुन्नबी का जो ग्रंथ है वो कहता है कि जो खलीफा जो था वो हज्जाज का, ईरान का जो गवर्नर था हज्जाज से उसे दूसरी करता था और वो जो है उससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को जो है दंडित करना चाहता था। और आपके पता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो है उसका दामाद था और भतीजा भी था, तो उसको दंडित करना चाहता था और उसने जो है उसको गिरफ्तार करके वहां से बुलाया था और बाद में जो है ईरान में उसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात थी सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आधिपत्य की और साथ में मोहम्मद बिन कासिम का जो है अंत कैसे हुआ। अब जो है हम बात कर रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद में क्या हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में क्या हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम के बाद में भी जो है अरबों ने भारत में इधर उधर आक्रमण किए और दाहिर का जो पुत्र था जैसा वो भी अभी जीवित था, उसने भी जो है प्रयास किया अरबों को हराने का। तो उसने जो है अरबों के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने एक बार अरबों को पराजित कर दिया, लेकिन बाद में वापस जो है अरबों ने उस पर अटैक किया और उसको पराजित कर दिया और उसे इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। इस्लाम स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। तो इस प्रकार जो है उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में जो है कुछ समय बाद जैसा जो है उन्होंने वापस इस्लाम को त्याग दिया और वापस हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, लेकिन फिर वो जो खलीफा था उसने उस पर अटैक कर दिया, जिसमें बाद में जो है उसमें अटैक किया जिसमें वो पराजित हुआ और वो मारा गया। तो इस प्रकार सिंध पर वापस जो है उनका अधिकार हो गया। अब बात करते हैं कि सिंध के अलावा भी जो है क्या अरब भारत के दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़े, तो इसमें जो है आपके मालवा, सौराष्ट्र, राजस्थान इधर क्षेत्र भी जो है अरबों ने आक्रमण किया। और इस समय जो अरबों का जो सेनापति था वो था जुनैद। क्या नाम था? जुनैद। उसने जो है वहां पर इस क्षेत्र में आक्रमण किया, लेकिन इस क्षेत्र में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली और इनके आक्रमण जो किया था आपके तो उसमें प्रतिहार राज्य तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। भारत में जो प्रतिहार राज्य उस समय शक्तिशाली था और उसका जो शासक था नागभट्ट। उसका जो शासक था नागभट्ट, उससे जो है उसका सामना हुआ और नागभट्ट ने जो है जुनैद को पराजित कर दिया। नागभट्ट ने जुनैद को पराजित कर दिया। इसके अलावा जो है जब वो आगे बढ़ा उधर मेवाड़ की तरफ, तो मेवाड़ के क्षेत्र में जो है बप्पा रावल उसमें शासक था। बप्पा रावल ने जो है जुनैद को पराजित कर दिया और जुनैद की सेनाओं को नागभट्ट और बप्पा रावल की सेनाओं ने जो है सिंध और राजस्थान की सीमा पर जो है उन्होंने उनको जबरदस्त रूप से पराजित कर दिया। तो इस प्रकार जो है सिंध पर जो अरबों का प्रभाव बहुत ही सीमित मात्रा में रह गया, सीमित मात्रा में रह गया। बाद में जो है खलीफा का प्रभाव नाम मात्रा वहां पर रह गया और यहाँ पर जो स्थानीय सामंत थे और स्थानीय सामंत थे उन्होंने जो है 871 में जो है यहाँ पर जो है शासन करना शुरू कर दिया और जो सिंध का प्रांत है वो दो भागों में बढ़ गया। एक का नाम था मुल्तान, एक था मंसूरा। मुल्तान और मंसूरा इन दो भागों में बढ़ गया और ये जो है तुर्की आक्रमण तक कायम रहे। लेकिन बाद में जो तुर्की आक्रमण होता है मोहम्मद घोरी के नेतृत्व में, तो उस समय जो है इनका जो अस्तित्व खत्म हो जाता है और अरब शासन का भारत से पूर्ण रूप से अंत हो जाता है और पूर्ण रूप से अंत हो जाता है। तो इस प्रकार ये अरबी आक्रमण की बात थी। अब बात है कि जो अरब आक्रमण हुआ तो जो है इसका क्या प्रभाव हुआ, भारत पर प्रभाव क्या हुआ। तो भारत पर जो प्रभाव है अरब आक्रमण का वो क्या रहा, इसके बारे में हम देखते हैं। कुछ जो बड़े बड़े राइटर इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि अरब आक्रमण का प्रभाव लगभग शून्य था, भारत पर प्रभाव बिल्कुल शून्य था, इनका कोई प्रभाव नहीं था। लेनपुर जैसे कहते हैं कि ये तो कुछ एक घटना मात्र थी, है ना, एक घटना मात्र थी। तो इस प्रकार जो है ये थोड़ी सी छोटी सी घटना मात्र थी, इसका कोई प्रभाव नहीं रहा। पर वास्तव में राजनीतिक प्रभाव ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके जो दूसरे प्रभाव थे, व्यापारिक प्रभाव था या धार्मिक प्रभाव था या सांस्कृतिक प्रभाव था, वो कुछ ज्यादा था। अरबों ने जो है भारत से बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें जो यहाँ का जो चिकित्सा शास्त्र है, यहाँ का जो ज्योतिष शास्त्र है, यहाँ की जो अंक गणित है, जिससे जो अंक हमारे जो अंक है 1 से लेकर 9 तक, जिनको हिंदसा कहा जाता है, ये भारत की देन है। और ये जो है ये अंक अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचे, अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंचे। इसके अलावा और भी कुछ प्रभाव पड़े कि उन्होंने जो है अलग टाइप के यहाँ पर सिक्के चलाए थे। मोहम्मद बिन कासिम जो इस क्षेत्र में जो सिक्का चलाया था वो था दिरहम नाम का उन्होंने सिक्का चलाया था। इसके अलावा जो है मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सबसे पहले इस क्षेत्र के लोगों पर जो है जजिया लगाया था और जजिया से परिचित हुए थे यहाँ के लोग। जजिया उन लोगों को लगाया जाता था जिनको जिम्मी कहा जाता था। जिम्मी वो थी जो शासक वर्ग से भिन्न धर्म की जनता थी, शासक वर्ग से भिन्न धर्म की जनता थी और वो जो है प्रोटेक्शन के बदले उनको जो है वो कर देना पड़ता था, जजिया। तो ये बात थी। इसके अलावा जो है
पहले से ज्यादा व्यापार जो है भारत और अरब के बीच में होने लगा, क्योंकि जो है उन्हें और अलग अलग रास्तों का पता चला, कि भौगोलिक परिस्थिति का पता चला, और आने वाले आक्रमणकारियों के लिए जो है उन्होंने रास्ता साफ कर दिया। ठीक है, तो आज ये जो हमने अरब आक्रमण का चैप्टर जो है क्लियर किया है, कल हम जो है तुर्की आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।